हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका खूबसूरती में कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा मुल्क जिसे हम बस क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन वहाँ पर मजदूर भी लाखों में कमाते हैं। ऐसा मुल्क जो दूध और गोश्त की वजह से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं न्यूजीलैंड की। यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, यहाँ कितने पाकिस्तानी और इंडियन आबाद हैं, इसकी तारीख क्या है और क्यों हर कोई इसकी खूबसूरती का दीवाना है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले चैनल पर सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। तो जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं न्यूजीलैंड के शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम भी न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी 52 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 150वें नंबर पर आता है। न्यूजीलैंड एक जजीरानुमा मुल्क है जो जनूबी बहरल कहल में वाक़िया है। इसके जगराफियाई सरहदें दो अहम जज़ायर पर मुहित हैं, शुमाली जजीरा और जनूबी जजीरा, जिनके दरमियान केक स्ट्रीट वाक़िया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में मुतअद्दिद छोटे जजीरे भी शामिल हैं, जैसे स्ट्रीट आइलैंड, चीथम आइलैंड और मिनीवरा आइलैंड। शुमाली जजीरा में ज्यादातर आबादी और इक्तिसादी सरगर्मियां पाई जाती हैं। यहाँ पर बड़े शहर जैसे ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर और वेलिंगटन दारुल हुकूमत वाक़िया हैं। जनूबी जजीरा कुदरती खूबसूरती और पहाड़ी सिलसिलों के लिए मशहूर है। यहाँ पर दुनिया के मरूफ कुदरती मनाज़रात जैसे फोर्ट पार्क और काउंटी कार्ड मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के मगरबी सैल पर बारिशें ज्यादा होती हैं, जबकि मशरकी सैल खुश्क होता है। न्यूजीलैंड में मुख्तलिफ नस्लों और सकाफतों के लोग शामिल हैं। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मारवी नस्ल का है, जो न्यूजीलैंड की असल आबादकार कौम है। इसके अलावा यूरोपी, खास तौर पर बरतानवी नस्ल और मुख्तलिफ एशियाई और पैसिफिक जजीरे कौमों के लोग भी यहाँ आबाद हैं। न्यूजीलैंड के पहले बाशिंदे मारवी लोग थे, जो तकरीबन 1300 साल पहले पोलिशियाई इलाकों से आकर यहाँ आबाद हुए। 1642 में अबील तास्मन नामी डच मलाह ने न्यूजीलैंड के सहल का पहली बार मुशाहिदा किया, मगर ये जमीन 1769 में कैप्टन जेम्स केक ने इंग्लैंड की सल्तनत के लिए दरियाफ्त की। 19वीं सदी में बरतानिया ने न्यूजीलैंड को अपनी कॉलोनी के तौर पर तस्लीम किया। मारवी और यूरोपी आबादकारों के दरमियान जमीन और वसाइल पर कई जंगें हुई। 1907 में न्यूजीलैंड को बरतानिया से खुद मुख्तारी हासिल हुई और 1947 में मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार मुल्क बन गया। न्यूजीलैंड की कुदरती हयात बहुत मुनफरिद है और यहाँ कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में नहीं मिलते, जैसे केवी परिंदा, जो न्यूजीलैंड का कौमी अलामत है। इसके अलावा काका, हेका और मोह जैसे परिंदे भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड में दुनिया के सबसे कदीम दरख्तों में से कुछ पाए जाते हैं, जैसे कावर दरख्त। न्यूजीलैंड को इसकी कुदरती खूबसूरती, साफ सुथरी फिजा और माहौल दोस्त पॉलिसियों की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। न्यूजीलैंड में जमीन की मिकदार के लिहाज से एक शख्स पर तकरीबन 9 एकड़ जमीन आती है। यहाँ की आबादी निस्बतन कम है और बहुत सी जगह कुदरती हालात में बाकी हैं। न्यूजीलैंड में एक ऐसा परिंदा था जिसका नाम मोह था, और ये परिंदा दुनिया का वाहिद ऐसा परिंदा था जो इंसानों से न सिर्फ खौफजदा नहीं होता था, बल्कि कभी कभी इनसे लड़ता भी था। ये परिंदा 16वीं सदी के दौरान मादूम हो गया। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे महफूज ममालिक में से एक समझा जाता है, जहाँ के जुराइम की शरह बहुत कम है और अवामी सतह पर अमन और सुकून के हालात ज्यादातर बरकरार रहते हैं। मावरी जबान न्यूजीलैंड की कौमी जबानों में से एक है और ये जबान न्यूजीलैंड में 1987 में सरकारी जबान करार दी गई। मावरी सकाफत की बाज आबादकारी के तहत इस जबान की तालीम भी स्कूलों में दी जाती है।
हाका रक्स, जो न्यूजीलैंड के माओरी सकाफत का हिस्सा है, दरअसल जंग के दौरान दुश्मन को खौफजदा करने के लिए किया जाता था। ये एक ताकतवर और मजबूत इजहार है जिसे न्यूजीलैंड के कौमी खेल रग्बी के मैचों से पहले खिलाड़ी अदा करते हैं। न्यूजीलैंड में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हॉबिट और किंग कॉन्ग जैसी मशहूर फिल्मों की शूटिंग की गई है। इसके खूबसूरत कुदरती मनाजिर और मखसूस जिग्राफिक खसूसियात ने इन फिल्मों को एक मुनफरिद पन से मंजर फराहम किया। न्यूजीलैंड में हर साल निक नाम बाइक रेस का इनकाद किया जाता है, जिसमें शिरका नंगे जिस्म पर सिर्फ रंगीन रंगों का इस्तेमाल करते हुए दौड़ में हिस्सा लेते हैं। न्यूजीलैंड 1893 में खवातीन को वोट का हक देने वाला पहला मुल्क था। ये एक अहम संगे मील था जो खवातीन के हकूक की जदोजहद के लिए आलमी सतह पर नमूना साबित हुआ। केवी परिंदा न्यूजीलैंड का कौमी परिंदा है और ये दुनिया का वाहिद ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता। इसकी एक खासियत ये है कि इसके अंडा अपने जिस्म के साइज के लिहाज से बहुत बड़ा होता है, यानी एक छोटे केवी का अंडा इसके जिस्म का 20% तक हो सकता है। न्यूजीलैंड की जमीन दरअसल हर साल 30 मिलीमीटर तक आगे बढ़ती है। ये जमीन की सफा टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत की वजह से होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की सरजमीन आतिशफशानी और जल्जले के लिए मशहूर है। न्यूजीलैंड की एक खातून साइंसदान कैरी मेलिस ने 1993 में नोबेल इनाम जीता था। इनकी तहकीक ने डीएनए की साखत को बेहतर तौर पर समझने में मदद की। न्यूजीलैंड में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा हागिस हैं, जबकि इंसानी आबादी सिर्फ 5 मिलियन है। इनका शुमार न्यूजीलैंड के एक मशहूर और प्यारे जानवरों में होता है। न्यूजीलैंड की चैथम आइलैंड वो जगह है जहां इंसानी आबादी का सबसे कम तनासब पाया जाता है और ये आलमी सतह पर सबसे ज्यादा दूर दराज जजीरा समझा जाता है। न्यूजीलैंड में एक दिन में कई मुख्तलिफ मौसम देखने को मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप सुबह सूरज की रोशनी में जागते हैं, दोपहर में बारिश होती है और शाम तक हवा में सर्दी आ जाती है। इसकी वजह से न्यूजीलैंड की जिग्राफिक खसूसियात और मौसम की मुतगैर नोयत है। न्यूजीलैंड के बेशतर दरिया और झीलें दुनिया के सबसे साफ पानियों में शुमार की जाती हैं। खास तौर पर रिंगाटा दरिया का पानी इतना साफ है कि आप इसे पी सकते हैं बगैर किसी खौफ के। न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड है कि यहाँ की हुकूमत ने सबसे ज्यादा जमीनों की हिफाजत के लिए पार्क और कुदरती ज़खायर कायम किए हैं। इनमें से कुछ पार्क आलमी सतह पर शनाख्त शुदा हैं, जैसे फोर्टलैंड नेशनल पार्क। न्यूजीलैंड में कैंपिंग का शौक बहुत आम है और ये मुल्क अपनी कुदरती मनाजिर और खुले वसी इलाकों की वजह से कैंपिंग के लिए बेहतरीन जगहों में शुमार होता है, जो कैंपिंग के शौकीन अफराद के लिए अहम हो सकती हैं। न्यूजीलैंड में कैंपिंग की कई जगह हैं जहां आप कुदरती हुस्न से महू होकर कैंपिंग का मजा ले सकते हैं। फियोर्डलैंड नेशनल पार्क ये दुनिया के सबसे खूबसूरत और दूर दराज इलाकों में शामिल है, जहां आप झीलों के किनारे कैंप कर सकते हैं। माउंट कोक नेशनल पार्क यहाँ कैंपिंग करने वाले अफराद को बुलंद तरीन पहाड़ों और बर्फीले मनाजरात का हसीन मनाजर देखने को मिलता है। टी पाई नेशनल पार्क, इस पार्क में आपको जंगलों, झीलों और खूबसूरत वादियों के दरमियान कैंपिंग करने का मौका मिलता है। न्यूजीलैंड में कैंपिंग करने के दौरान आप कई मुख्तलिफ आउटडोर एक्टिविटीज का हिस्सा बन सकते हैं। ट्रैकिंग, न्यूजीलैंड के बहुत से कैंपिंग ट्रैक दुनिया भर में मशहूर हैं। कायाकिंग, झीलों और दरियाओं पर कायाकिंग का तजर्बा भी कैंपिंग के दौरान किया जा सकता है। स्टार गेजिंग, न्यूजीलैंड के कई दूर दराज इलाकों में रात के वक्त सितारों की खूबसूरती देखने का बेहतरीन मौका मिलता है, खास तौर पर माउंट केक या तास्मान ग्लेशियर के करीब। न्यूजीलैंड में कैंपिंग के लिए बहुत से फ्री कैंपिंग स्पॉट्स भी हैं, जहां आप बगैर किसी फीस के क़याम कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत ने ग्राउंड भी फराहम किए हैं, जहां साफ सुथरा माहौल और तमाम जरूरी सहूलतें फराहम की जाती हैं। न्यूजीलैंड में मौसम बहुत मतगीर होता है, इसलिए कैंपिंग के शौकीन अफराद को मौसम की पेशगोई के मुताबिक तैयारी करनी चाहिए। सर्दियों में आपको गर्म लिबास की जरूरत पड़ेगी, जबकि गर्मियों में हल्का लिबास और सन स्क्रीन जरूर होगा।
نیوزی لینڈ میں ہر سال کیمپنگ فیسٹیول منعقد کیا جاتا ہے جہاں مختلف کیمپنگ کے شوقین افراد جمع ہو کر ٹریکنگ، کیمپنگ اور دیگر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کا قدرتی حسن، اس کی خوبصورت جھیلیں، پہاڑ، جنگلات اور ساحلی علاقے کیمپنگ کے شوقین افراد کے لیے ایک خواب کی طرح ہیں۔ اگر آپ کیمپنگ کے شوقین ہیں تو نیوزی لینڈ آپ کے لیے ایک جنت ثابت ہو سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ اپنے خوبصورت بیچز کے لیے بھی مشہور ہے جہاں کئی صاف اور نیلے پانیوں کی کشش ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تھیوریٹ بیچ نیوزی لینڈ کے سب سے مشہور ساحلی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں کے سیاہ ریت کے ساحل اور بلند ترین پہیہ راہ کے ساتھ شاندار منظر آپ کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بیچ سرپرائزنگ طور پر پانی کے کھیلوں، خاص طور پر سرفنگ کے لیے مشہور ہیں۔ 90 میل بیچ، جسے اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، یہ بیچ تقریباً 90 میل تک پھیلا ہوا ہے جہاں آپ کو طویل ریت کے ساحل، سمندر کی لہروں اور نیلے آسمان کا حسین منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بیچ فورورڈ گاڑیوں کے ذریعے بھی ٹرپ کرنے کے لیے مشہور ہے۔ کاپی ریکا بیچ ویلنگٹن کے شمال میں کاپی ریکا بیچ پر آپ کو سفید ریت، واضح پانی اور آرام دہ ماحول ملے گا۔ یہاں آپ کاپی ریکا آئی لینڈ کا سفر بھی کر سکتے ہیں جو قدرتی ذخائر اور پرندوں کے لیے مشہور ہے۔ لاسٹڈ بیچ، یہ بیچ سرپرائزنگ کے طور پر سرفنگ کرنے کے لیے دنیا کے مشہور ترین مقامات میں شامل ہے۔ یہاں کی لہریں بہت مناسب ہوتی ہیں اور یہ بیچ اپنی خوبصورتی اور خاموشیت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے یہ بیچز ان قدرتی حسین مناظرات کی وجہ سے ایک خواب جیسے لگتے ہیں جہاں آپ سنورکلنگ، سرفنگ، سیر یا محض آرام کرنے کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ہر بیچ کی اپنی منفرد خصوصیات اور خوبصورتی ہے جو سیاحوں کے لیے ایک لاجواب تجربہ پیش کرتی ہے۔ نیوزی لینڈ میں نائٹ لائف کا منظر نسبتاً متحرک اور متنوع ہے، خاص طور پر بڑے شہروں جیسے آکلینڈ، ویلنگٹن اور کرائسٹ چرچ میں۔ یہاں کچھ اہم چیزیں ہیں جو نیوزی لینڈ کی نائٹ لائف کا حصہ ہیں۔ نیوزی لینڈ کے بڑے شہروں میں مختلف قسم کے کلب، بار اور پب ہیں جہاں آپ رات کا وقت گزار سکتے ہیں۔ یہاں مختلف موسیقی کی نوعیت اور تھیم کے ساتھ جگہ موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ میں لائیو میوزک کا منظر بہت بڑا ہے اور یہاں کی نائٹ لائف میں یہ اہم مقام رکھتا ہے۔ ویلنگٹن اور آکلینڈ میں بہت سے مقامات ہیں جہاں آپ کو مقامی اور بین الاقوامی بینڈ اور موسیقار کی پرفارمنس ملے گی۔ کرائسٹ چرچ میں بھی آپ مختلف کلب اور تھیٹر میں لائیو شو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں مختلف قسم کی موسیقی کی محفل بھی منعقد کی جاتی ہے جیسے جاز، راک اور الیکٹرانک میوزک۔ کیوی نائٹ لائف، نیوزی لینڈ کی نائٹ لائف میں کیوی ثقافت کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ کئی مقامات پر آپ ماروی رقص، ہاکا یا مقامی پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں ماروی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے رات کے اوقات میں خاص پرفارمنس پیش کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں رات کے وقت اچھے ریسٹورنٹ اور کیفے بھی ایک اہم حصہ ہیں جہاں آپ کو مختلف قسم کے کھانے، خاص طور پر مقامی کھانے اور سی فوڈ ملتے ہیں۔ آکلینڈ اور ویلنگٹن میں رات کے وقت کھانے کے لیے خوبصورت ریسٹورنٹ ہیں جو عالمی سطح کے کھانے پیش کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی نائٹ لائف بہت متنوع ہے جس میں عالمی معیار کے بار، کلب، لائیو میوزک، مقامی تہوار اور خوبصورت ایونٹ شامل ہیں۔ چاہے آپ ایک پرسکون رات گزارنا چاہتے ہوں یا ایک متحرک نائٹ آؤٹ کا مزہ لینا چاہتے ہوں، نیوزی لینڈ میں آپ کے لیے ہر ذائقے کے نائٹ لائف کا تجربہ موجود ہے۔ نیوزی لینڈ کا ویزا حاصل کرنا پاکستانی شہریوں کے لیے کچھ مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے نیوزی لینڈ جانا چاہتے ہیں، جیسے سیاحت، تعلیم یا کام۔ ویزا فیس مختلف اقسام کے ویزے کے مطابق مختلف ہوتی ہے اور یہ تقریباً 150 سے 300 نیوزی لینڈ ڈالر کے درمیان ہو سکتی ہے۔ پروسیسنگ ٹائم، ویزا درخواست کے پروسیسنگ کا وقت تقریباً 2 سے 4 ہفتے تک ہو سکتا ہے، لیکن یہ درخواست کی نوعیت اور وقت کی صورتحال پر منحصر ہے۔ آن لائن درخواست نیوزی لینڈ کی حکومت کی ویب سائٹ پر جا کر
आप ऑनलाइन वीजा दरख्वास्त दे सकते हैं। वीजा दरख्वास्त मरकज VSC पाकिस्तान में आपको वीजा दरख्वास्त जमा कराने के लिए वीजा दरख्वास्त मरकज VSF ग्लोबल से मदद ले सकते हैं। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ज़वाबित। हमेशा ताज़ा तरीन न्यूजीलैंड इमिग्रेशन कवानीन को चेक करें क्योंकि वो वक्तन फवक्तन बदलते रहते हैं। पाकिस्तानी शहरियों के लिए न्यूजीलैंड का वीज़ा हासिल करने का अमल निस्बतन सादा है, बशर्ते कि आप तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात दुरुस्त और मुकम्मल फराहम करें। आप न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन वेबसाइट पर या करीबी वीज़ा दरख्वास्त मरकज से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटे के बेल को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।